चलिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम वेस्ट अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। बहुत से मन में सवाल होंगे कि पहले हमने ओवरऑल सब सहारन अफ्रीका के बारे में पढ़ा और अब हम सब सहारन अफ्रीका में अलग अलग रीजन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आज का रीजन है वेस्ट अफ्रीका रीजन। इसके अंदर हम कई कंट्रीज़ पढ़ेंगे जैसे नाइजर, माली, मौरितानिया, सेनेगल, गैम्बिया, गुयाना, अलग अलग गुयाना बिसाओ, आइवरी कोस्ट, घाना, नाइजीरिया, ये सारे मुल्कों को आज हम पढ़ेंगे। सवाल ये बनता है कि हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ करके हम क्या समझेंगे। देखिए, इन कंट्रीज़ की जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्ट्री वाइज कॉलोनियल और कल्चरल सेटिंग है, ये बहुत कुछ सहायक बनेगी आपको भारत को समझने के लिए। आप जब अपने मुल्क में देश की सरकारों की नीतियों का आंकलन करते हैं, यानी कि उनका इवैल्यूएशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और आपका मुल्क आज कहाँ खड़ा है, विविधता यानी कि डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, संविधान का क्या महत्व है, संविधान की नीतियाँ सही हैं या नहीं हैं, भारतीय राष्ट्र के अनुरूप वह नीतियाँ ऐसी हैं तो क्यों हैं, ये सवाल हमारे दिल में आते ही रहते हैं एक नागरिक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में। और अक्सर कई बारी अध्ययन की कमी में हमें ऐसा लगने लग जाता है कि शायद हमारे देश की नीतियाँ, हमारे देश के इतिहास, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी, या फिर आज जो हमारे देश में इतनी धार्मिक विविधता है, भाषाओं की विविधता है, ये शायद देश को जुड़ने नहीं देती, या देश में जो अलग अलग समय पर, अलग अलग जगहों पर कई तरह के बैर दिखते हैं, वैमनस्य दिखता है, क्वेरल्स हैं, रिफ्ट हैं, आपस में उलझन है समाज में, समुदायों में, ये भारत ही से जुड़ी हुई है, शायद विश्व भर में और कहीं नहीं। ऐसे में हमारे थॉट्स बहुत हद तक प्रीजज्ड यानी कि प्रेजुडिस्ड हो सकते हैं। हमें कोई भी भ्रमित कर सकता है, हम राष्ट्र को उसकी प्रगति की ओर ले जाने से वंचित हो सकते हैं, चूक सकते हैं, अगर हम तमाम दुनिया भर में ऐसी ही परिस्थितियों के क्या नतीजे निकले इसको नहीं समझते हैं। तो उनके नीतिकार कैसे रहे, उनके समाज में कैसे आंदोलन हुए, उनकी राजनीति कैसे उमड़ी आज़ादी के बाद, और हमारी कैसे आगे बढ़ी, ये समझना ज़रूरी है। तो भारत का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप विश्व भर के साथ भारत का तुलनात्मक अध्ययन करें। एक कंपैरेटिव एनालिसिस होना ज़रूरी है, एवैल्यूएशन होना ज़रूरी है, तभी आप रियल सेंस में अपनी कंट्री को लेकर के क्रिटिकल हो सकते हैं। देखिए, किसी को लेकर के क्रिटिकल होने के लिए यह ज़रूरी है कि आपके भीतर मापदंड यानी कि जो भी आपके बेंचमार्क्स या मेजरमेंट्स हैं, जो भी आपके टूल्स हैं, वो बहुत ही रिच और डाइवर्स होने चाहिए। अदरवाइज़ आप एलिगेशंस ज़्यादा लगाते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं कर पाते हैं। आरोप लगाना और किसी चीज़ की विवेचना करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। आई बात समझ में? तो आज हम इसी चीज़ को समझेंगे, क्रिटिसिज्म कैसा होता है और वो कंस्ट्रक्टिव कैसे बनता है, इसे देखेंगे। अलग अलग मुल्कों को पढ़ करके अब तक हम यही तो सीखे हैं। हमने यूरोप, रशिया, नॉर्थ अमेरिका, मिडल अमेरिका, साउथ अमेरिका, और अब हम अफ्रीका में सब सहारन अफ्रीकन रीजन में पहुँचे हैं। हमारे इस अभियान का आधार ही ये रहा कि हम भारत को और बेहतर तरीके से समझें, उसके और करीब जाएं। हम देखें कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो प्रावधान रखे, चाहे वो भाषा को लेकर के थे, चाहे वो धार्मिक सौहार्द को लेकर के, चाहे रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को लेकर के, चाहे भारत को इंडिया एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स नाम का नाम देने से, तमाम जितने भी प्रावधान है उनका आधार है। उस आधार की, उस नींव की, उस मजबूती को हम समझते हैं जब हम दुनिया भर का अध्ययन करते हैं। वही आज आपको समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं। मैं पहले आपको ये दिखा दूं कि हम किस क्षेत्र को पढ़ने जा रहे हैं, पहले इसे देख लीजिए। देखिए, हम इस इलाके को पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज द रीजन। देखिए, हम जानते हैं कि अफ्रीका ऊपर जाते हुए बल्ज करता है, अफ्रीका ऊपर जाते हुए बल्ज करता है ना, चौड़ा होता है। तो किताब में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कि उस बल्ज का दक्षिणी हिस्सा,
उस बल्ज का एक साउदर्न पार्ट जो कि वेस्टर्न साइड में आता है, ये है वेस्टर्न अफ्रीका। कौन से वाले सेगमेंट का? सब सहारन अफ्रीकन रीजन का। इसमें कंट्रीज़ देखिए, नाइजर है, माली है, मौरितानिया है। ये कंट्रीज़ देखिए तीनों बहुत बड़ी हैं, तीनों का साइज़ बहुत अच्छा है। उसके बाद कंट्रीज़ देखिए, सेनेगल है, उसके बीच में गैम्बिया है, फिर गुयाना है, गुयाना बिसाओ है, ये देखिए गुयाना बिसाओ, ये गुयाना। उसके बाद सेरालोन है, उसके बाद लाइबेरिया, ये आइवरी कोस्ट जिसे फ्रेंच भाषा में कोट डे आइवोर भी कहते हैं, ये घाना, फिर टोगो, फिर बेनिन और फिर ये नाइजीरिया। इसके अलावा इस तरफ अगर आप जाते तो मैंने पहले जो मैप दिखाए हैं उनमें ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिन्हें केप वर्दे कहते हैं, वो भी वैसे अफ्रीका का ही पार्ट है, केप वर्दे। ओके, अब इन सब कंट्रीज़ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ये वेस्ट अफ्रीका है, सब सहारन अफ्रीकन रीजन का हिस्सा है। इसकी एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें समझनी है, देखिए ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये डॉटेड लाइन जो गुज़र रही है, जो यहाँ पर नैरो है, यहाँ ब्रॉड हो रही है, ये अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन है। अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन यानी कि इस लाइन, इस अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन की जो ये अपर लाइन है डॉटेड, इसके ऊपर नाइजर, माली, मौरितानिया का ये इलाका ये रेगिस्तानों से भरा रहेगा, यानी कि डेजर्ट से प्रभावित रहेगा। और जैसे ही इस लाइन का आरंभ होगा, डेजर्ट धीरे धीरे ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट होने लगेंगे। और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये जो लाइन है, इसके नीचे फिर एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट ट्रॉपिकल हो जाएगा, यानी कि फिर आपको वेट क्लाइमेट नज़र आने लग जाएगा, वेजिटेशन डेंस होने लग जाएगी, ट्रीज़ डोमिनेट करने लग जाएंगे, ऐसे परिवर्तन दिखने लगेंगे। ओके, सो दिस इज़ द ट्रांजिशन जोन। ये ट्रांजिशन जोन कई तरह के परिवर्तन लाता है। आप जब इस वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन को देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि नाइजर, माली, मौरितानिया, इन्हीं मुल्कों के बीच से एक अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन गुज़र रहा है। ओके, गुज़र रहा है ना। और दूसरी तरफ अगर हम ये वेस्ट अफ्रीका पूरे को लें तो इसके पूरे बीचों बीच से ये ट्रांजिशन जोन गुज़र रहा है। तो इसी ट्रांजिशन जोन के ऊपर के हिस्से में आपको इस्लाम का डोमिनेंस दिखेगा, इसके निचले हिस्से में साउदर्न रीजन में क्रिश्चियनिटी का डोमिनेंस दिखेगा, इसके ऊपर के हिस्से में आपको ड्राई क्लाइमेट यानी कि डेजर्ट्स मिलेंगे, और इसके निचले हिस्सों में आपको वेट क्लाइमेट यानी कि फॉरेस्ट का डोमिनेंस मिलेगा। तो इस तरह से ये क्लाइमेट वाइज, वेजिटेशन वाइज, रिलीजन वाइज अंतर लेकर के आता है। इसके ऊपर के इलाकों में आपको कारवां नज़र आएंगे, व्यापारिक मार्ग नज़र आएंगे, जिनमें डोमिनेंस एक कम्युनिटी का होगा जिसे हम तौरेग कहते हैं, जो रेगिस्तानों को पार करके व्यापार संभव करते हैं, जैसे हमारे मुल्कों में बंजारे हुआ करते थे। और इसी के निचले हिस्सों की तरफ जब आप आएंगे, ट्रांजिशन जोन में जब आप एंटर कर जाएंगे, तो इन ग्रासलैंड एरियाज़ में आपको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर मिलेगा। और इसी के निचले हिस्सों की तरफ जब आप चले जाएंगे, यानी कि इन बंदरगाही इलाकों की तरफ, तो फिर से आपको नेचुरल रिसोर्सेज का ट्रेड इन पोर्ट सिटीज़ से डोमिनेंट होते नज़र आने लग जाएगा। तो इस तरह से ये व्यापार में भी अंतर पैदा करता है, ये आपकी ऑक्यूपेशनल पैटर्न में चेंजेस लेकर के आता है। ट्रांजिशन जोन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत से क्लैशेस का कारण है ये ट्रांजिशन जोन, क्योंकि ट्रांजिशन जोन एक ही कंट्री से होकर के भी गुजर रहा है और पूरे के पूरे वेस्टर्न अफ्रीकन रीजन के भी बीचों बीच से गुजर रहा है। तो ऐसे में इसके द्वारा दी जाने वाली यही डाइवर्सिटी जो नॉर्थ और साउथ के बीच डाइवर्सिटी क्रिएट करती है, चाहे रिलीजन के मामले में हो, चाहे क्लाइमेट के मामले में हो, ये डाइवर्सिटी यहाँ में बसने वाले लोगों के लिए क्लैशेस का कारण भी बनती है। दो धर्म शायद एक साथ नहीं रह पाते हैं। ओके, तो इस रीजन की हम बात करने जा रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे इसको समझना ज़रूरी है। एक ऑप्शन हमारे पास थी कि भाई हम कंट्री बाय कंट्री इसको अप्रोच करें, ऐसा एक ऑप्शन था। हम इसे अपने ढंग से अप्रोच करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है? आप सब खुद ही समझ जाएंगे, चीज़ें आपको क्लियर होने लग जाएंगी। सबसे बड़ी बात कि जब हम इस वेस्ट अफ्रीका रीजन को देखते हैं तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ और दुनिया भर में कैसे परिभाषित होती हैं, ये कैसे जानी जाती हैं। चलिए हम इसको कुछ इस तरह से लेकर के चलते हैं। इन कंट्रीज़ में अगर आप ऑक्यूपेशन की बात करेंगे तो ऑक्यूपेशन में आपको डोमिनेंस नज़र आएगा प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। यहीं से मैं सारी कहानी खोल दूंगा और हम इस क्षेत्र को पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि भारत ने नीतियाँ जो अपनाई वो कैसे और क्यों अपनाई। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का डोमिनेंस है। जब मैंने प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहा
तो मैं बात कर रहा हूँ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ की। एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनका डोमिनेंस है। अब जब मैं इनके डोमिनेंस की बात करता हूँ तो सवाल आता है कि एग्रीकल्चर में किस तरह का एग्रीकल्चर है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पर डोमिनेंस है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का। लेकिन क्या हर मुल्क में ऐसा है? क्या हर जगह सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ही है? तो इसमें आपको कुछ एक्सेप्शंस दिखेंगे। वो एक्सेप्शंस कैसे? ध्यान से देखिए। जब हमने इस वेस्ट अफ्रीकन रीजन को देखा, उसमें जब हमने ये मुल्क देखे तो हमने देखा यहाँ पर नाइजर है, यहाँ पर माली है, यहाँ पर मॉरिटानिया है। तो आज मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन है जो ऐसे गुज़र रहा है, इसके उत्तरी इलाके के ये मुल्क जो हैं ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा पुअर है, ज़्यादा वीकर है। आई बात समझ में? लेकिन जैसे ही आप इस ट्रांजिशन जोन के दक्षिणी क्षेत्र में आएंगे, यानी ये जो इलाका है जैसे अटलांटिक ओशियन, ये वेस्टर्न साइड पे कौन लगता है हमें? अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक ओशियन यहाँ भी चला जा रहा है ना, क्योंकि इस बल्ज के बाद ये तो बल्ज क्रिएट हो रहा है अफ्रीका का, उसके बाद तो अफ्रीका नीचे ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पर दिस रीजन इज़ द गल्फ ऑफ गुएना। ओके, इज़ द गल्फ ऑफ गुएना। तो यहीं पर एक नदी है, वो अपना डेल्टा भी बनाती है। कौन सी नदी है? ठीक है, नाइजर नदी अपना डेल्टा बनाती है। गुड। तो ये जो मुल्क है यहाँ पर नीचे की तरफ जो मुल्क हैं, जिनमें से खास तौर आइवरी कोस्ट की बात करें, घाना की बात करें, इनका एग्रीकल्चर प्रॉमिसिंग है, बेटर है। ख़ासतौर आइवरी कोस्ट की अगर हम बात करें तो उसका एग्रीकल्चर इन उत्तरी इलाकों से ज़्यादा बेहतरीन है। वहाँ के बंदरगाहों को एक समय में इस्तेमाल किया जाता था कोकोआ ले जाने के लिए। बाद में समय बीतने के साथ उन बंदरगाहों को पाम ऑयल और पाइनएप्पल की खेती ले जाने के लिए भी उपयोग में लाने लगे। यानी कि उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाया, मार्केटेबल बनाया, सरप्लस बनाया और उससे उनकी इकोनॉमी में बेहतरी हुई। यही कारण है कि हम जितने भी मुल्कों की बात कर रहे हैं, उन मुल्कों में से आइवरी कोस्ट एक प्रॉमिसिंग सिचुएशन प्रेजेंट करता है कि भविष्य में उसका विकास बाकियों के मुकाबले ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। आई बात समझ में? क्योंकि उसका एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। ये हमने एक विलक्षण गुण अलग करके रख दिया आपके सामने। अब बाकी ट्रेंड इस क्षेत्र का क्या है? दैट इज़ द सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। बाकी ट्रेंड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। जब हम अलाइड एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो अलग अलग चीज़ें, जैसे कि माइनिंग एंड मिनरल्स आ जाते हैं। मिनरल्स एंड माइनिंग दोनों लिखने ज़रूरी हैं, क्योंकि हर माइनिंग मिनरल से एसोसिएटेड हो ऐसी ज़रूरी नहीं। ओके। इसके अलावा फिशिंग आता है और बहुत सारे दूसरे कल्चर। आप शहद पकड़ते हैं, हनी कल्चर भी करते हैं, रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं, बहुत सारे और कल्चर होते हैं। हम यहाँ पर फ़िलहाल फ़िशिंग को लेकर के चलते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर जब हम इस कंट्री नाइजर की बात करते हैं तो यहाँ पर डोमिनेंस जिस चीज़ का है वो यूरेनियम का है। यूरेनियम इज़ डोमिनेंट। ओके। जब हम बात माली की करते हैं तो द गोल्ड इज़ डोमिनेंट। मैं इसी गोल्ड से आपको तिम्बक्तू की कहानी भी सुनाऊंगा, बहुत ही लाजवाब है। जब हम बात मॉरिटानिया की करते हैं तो डोमिनेंस आयरन का है। देखिए, सबका अलग अलग डोमिनेंस है। जब हम बात सेरालोन की करते हैं, सेरालोन, तो डोमिनेंस है डायमंड का। जब हम बात आइवरी कोस्ट की करते हैं तो डोमिनेंट है आइवरी कोस्ट, द डोमिनेंट दैट आइवरी। ओके। तो आइवरी का डोमिनेंस है, हाथी के दांतों का डोमिनेंस है। जब हम बात घाना की करते हैं तो डोमिनेंस गोल्ड, इसलिए गोल्ड कोस्ट है, तो गोल्ड का डोमिनेंस है। जब हम बात नाइजीरिया की करते हैं तो डोमिनेंस है द पेट्रोलियम। तो नाइजीरिया में आपको बता दूं ओपेक कंट्रीज़ का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। वेरी गुड। वो ओपेक का सदस्य है नाइजीरिया। तो अलग अलग कंट्रीज़ वाइज अगर देखें तो सबके पास कोई ना कोई एक मिनरल से जुड़ी हुई स्ट्रेंथ है।
आपको किताब में जा कर के इसे देख लेना है। डायमंड का महत्व बहुत है, पेट्रोलियम का महत्व बहुत है, इन दोनों का वहाँ पर होने वाली सिविल वॉर में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम उस पर आएंगे। तो हमने देखा कि माइनिंग एंड मिनरल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। जब हम बात मॉरिटानिया की करते हैं तो ये कोस्टल एरिया शेयर करता है। आप देख लीजिएगा मैप में घर जा कर के, आपके पास भी ये इमेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो देखिए मॉरिटानिया लैंडलॉक्ड नहीं है, माली और नाइजर जो है ये लैंडलॉक्ड हैं। माली लैंडलॉक्ड है, नाइजर लैंडलॉक्ड है, पर मॉरिटानिया नहीं है। और आपको दिख रहा होगा कि उसकी राजधानी नोआकचोट ये भी बंदरगाही रूप में ही विकसित हो रही है। ओके, तो इसके पास कोस्टल एरिया है अटलांटिक कोस्ट का, जहाँ पर ये फिशिंग कर सकता है। ओके, लेकिन हाँ, इंटरनेशनल वेसल्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बड़े बड़े पानी के जहाज उन समुद्री इलाकों से मछलियाँ पकड़ते रहते हैं। इनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, तकनीक में पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि इनकी उस रिसोर्स का बेनिफिट शायद दूसरे मुल्क ले जा रहे हैं। इसी कारण से इनके पास इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाता कि ये सोशल सर्विसेज के से जुड़ी नीतियाँ बना सकें, इसलिए इनके मुल्क के लोग पिछड़े भी रह जाते हैं। तो बहुत सी जगहों पर पोटेंशियल तो है, लेकिन उस पोटेंशियल को टैप करने लायक इनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए मुल्क प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। मुद्दा ये था कि मैं आपको ये समझाना चाहता था कि अगर हम ऑक्यूपेशन में जाएं तो ये कंट्रीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लिप्त हैं। और प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम जब बात करते हैं तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ आती हैं, तो जिसके तहत ये कंट्रीज़ एग्रीकल्चर, मिनरल एंड माइनिंग और फिशिंग में लगी हुई हैं। जब हमने एग्रीकल्चर की बात की तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 95% सभी मुल्कों के अंदर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेंट है। माइनिंग में जब हमने बात की तो अलग अलग कंट्री की स्ट्रेंथ है अलग अलग माइनिंग मटेरियल्स में, और फिशिंग की स्ट्रेंथ है उन कंट्रीज़ की जो कोस्टल इकोनॉमी रखती हैं, चाहे वो दक्षिण के राज्य हैं, चाहे टोगो है, चाहे बेनिन है, आइवरी कोस्ट है, घाना है, चाहे सेरालोन है, चाहे गैबोन है, चाहे गुएना बिसाओ है, गुएना है, इन कंट्रीज़ की बात हम करते हैं। ओके, इनकी राजधानियाँ आप याद कर लेना, ये आपकी ज़रूरत है। जैसे जैसे कंट्री पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे राजधानी याद कर ली। जैसे नाइजीर है उसकी नियामे है, माली है उसकी बमाकू है, इस तरह से आप राजधानियाँ याद करते चले जाना। ओके, ये मैं अब आपको यहाँ याद कराने नहीं बैठा हूँ, मुझे याद है, आप चाहे तो पूछ सकते हैं। चलें आगे। अब यहाँ से इनकी कहानी शुरू हो जाती है। सवाल पैदा होता है कि एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस है, प्रगति क्यों नहीं हुई? और ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यहाँ की पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर को कैसे प्रभावित करता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, बड़ा कारण सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होने का क्या है? देखिए, सब सहारन अफ्रीकन रीजन जो है ये कई तरह के एनवायरमेंटल इश्यूज से जूझ रहा है। उन एनवायरमेंटल इश्यूज़ में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक ड्रॉट और दूसरा डेजर्टिफिकेशन। देखिए, होता क्या है, इस सब सहारन अफ्रीकन रीजन में एक तो बड़ा बेल्ट है जिसको हैवी रेन की वजह से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स फ्लो होते हुए बेयर करना पड़ रहा है। अपर लेयर ऑफ सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वाटर में डिज़ोल्व होकर के फ्लो हो जाते हैं, उसे लीचिंग कहते हैं। तो सॉइल लीच्ड आउट है, वहाँ पर एग्रीकल्चर उस गुणवत्ता का हो ही नहीं सकता। एग्रीकल्चर जहाँ हो सकता है वो है ग्रासलैंड, एंड दैट इज़ इन द अफ्रीकन ट्रांजिशन जोन। ओके, सवन्ना के घास के मैदान है। अब मुश्किल ये आ जाती है कि यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ रहती हैं शुरू दिन से ही, उन कम्युनिटीज़ का ऑक्यूपेशनल पैटर्न एग्रीकल्चर में ये बना हुआ है कि वो सेटल्ड एग्रीकल्चर के साथ साथ लाइफ स्टॉक रियरिंग भी करते हैं, यानी कि कैटल रियरिंग भी करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है। आप घास के क्षेत्रों में केवल खेतीबाड़ी के दम पर ही विकसित नहीं रह सकते अगर आपके पास न्यूट्रिशन के अदर सोर्सेज नहीं हैं, क्योंकि वर्षा बहुत ही इरेटिक होती है, अनसर्टेन होती है इन इलाकों में। तो ज़रूरी नहीं है कि खेती आपकी सफल ही हो जाएगी, आपको उसी तरह की खेती करनी पड़ती है जो कम वर्षा में भी हो जाए। ऐसे में गुणवत्ता, शरीर के अंदर पोषण बनाए रखने के लिए पशुपालन भी होता है। फिर पशु आवागमन के लिए भी ज़रूरी हैं, फिर पशुओं से और बहुत सारी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इन कारणों से समय दर समय होता ये रहा कि आबादी बढ़ती गई तो पशुधन भी बढ़ता चला गया, कैटल वेल्थ भी इंक्रीज़ होती चली गई, लेकिन घास के मैदान उतने ही रहे।
धीरे धीरे कम्युनिटीज़ एग्रीकल्चरिस्ट होती चली गई। घास के मैदानों को ख़त्म करके वहाँ पर खेती बाड़ी पैदा कर दी गई। इससे घास के मैदान और कम होते चले गए। इसकी वजह से एक तरफ से जनसंख्या बढ़ रही है, उनका पशुधन बढ़ रहा है, सेटल्ड एग्रीकल्चर धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है, घास के मैदान छोटे होते चले जा रहे हैं। घास को दोबारा उगने में समय चाहिए, हम जब वह समय भी नहीं देते हैं और जल्दी जल्दी घास को चर लेते हैं, इसे ओवरग्रेजिंग कहते हैं, इसे ओवरग्रेजिंग कहते हैं। और जब ऐसा होने लगता है तो मिट्टी एक्सपोज हो जाती है, और ऐसे में सूखे क्षेत्रों में जब मिट्टी एक्सपोज हो और सूखे क्षेत्रों में जब फिर वर्षा हो तो मिट्टी की ऊपर की परत बह जाती है। ऐसे में ओवरग्रेजिंग एक मेन रीज़न बनता है जिसकी वजह से यहाँ की ज़मीन जो है उसकी फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती चली जा रही है। और किसी भी भूमि की फर्टिलिटी जब कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे, इसे डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। एक प्रक्रिया ये है। दूसरी प्रक्रिया है कि जो उत्तरी इलाके हैं, यानी कि जब मैं इन्हीं मुल्कों की बात करता हूँ, इनका अधिकतर नॉर्दर्न साइड वो सहारा डेजर्ट से डोमिनेटेड है। और सहारा डेजर्ट की खासियत है कि वो नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर रहे हैं, यानी कि जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये सैंड ड्यून है, यानी कि रेत का टीला है, इसके पीछे से जब हवा चलती है तो इसके इस तरफ, ये सैंड ड्यून के इस स्लोप में, अगर ये नॉर्दर्न स्लोप है तो ये साउदर्न है, तो नॉर्दर्न स्लोप में आकर के जब हवा टकराती है तो यहाँ से रेत के कण हवा के साथ उड़ते हैं, और उसको जहाँ कहीं अगला पड़ाव मिलता है, अगली रोक ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, वो वहाँ जा कर के जमा होते हैं। इस तरह से इस छोर से ये उड़ते चले जाएंगे, वहाँ जाके जमा होते रहेंगे, ये टीला यहाँ पे ख़त्म होके वहाँ बन जाएगा। इस तरह से सैंड ड्यून्स मूव करते हैं। इसको रोकने का बड़ा ज़रूरी तरीका है कि आप उसके किनारे पेड़ लगा दें। अगर आप इस समय राजस्थान जाएंगे, आप चुरू से एंटर करिएगा, हरियाणा से होते हुए चुरू से एंटर करिएगा, आपको फील हो जाएगा जगह जगह पर वृक्ष लगा दिए गए हैं। उसका कारण यही है कि सैंड ड्यून्स फर्दर मूव ना करें। इसलिए आज आपको राजस्थान में क्लियर कट सैंड ड्यून्स कहीं मिलते ही नहीं हैं। आपको बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल जगहों को ढूंढना पड़ता है जहाँ पर आपको वो सऊदी अरेबिया वाली फीलिंग आ जाए सैंड ड्यून्स की, और वो भी आज रिजॉर्ट्स के रूप में ही किन्हीं ने कंजर्व करके रखे हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहीं जाएंगे तो पेड़ झाड़ अमूमन ही मिल जाएंगे, वो क्लियर कट लहराते हुए सैंड ड्यून्स अब नहीं मिलते हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से वृक्षारोपण किया गया, सैंड ड्यून्स के फर्दर मूवमेंट को रोका गया। अदरवाइज़ पंजाब रेगिस्तान में बदल सकता था। ओके, तो इस तरह से जब रेत की परतें आकर के फर्टाइल लैंड पर जमने लग जाती हैं, वो भूमि जो है वो अनुपयोगी होने लग जाती है, फर्टिलिटी कम होने लग जाती है, तो ये भी डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। वर्षा का अक्सर कम हो जाना सूखे की परिस्थितियाँ पैदा करता है। पानी के कोई और दूसरे बड़े स्रोत नहीं है। इस क्षेत्र की लाइफलाइन के रूप में आप नाइजर नदी को जानते हैं। गुयना की पहाड़ियों से उठती है, माली और नाइजर जैसे मुल्क से होते हुए नाइजीरिया से वो गल्फ़ ऑफ गुयना में जाके अपना डेल्टा बनाती है, यानी कि इस क्षेत्र से उठ करके इस तरह से चलते हुए नीचे चली जाती है। इसलिए अगर आप नाइजर की बात करें तो इसका साउथ वेस्टर्न एरिया सारा, माली का निचला दक्षिणी इलाका सारा, ये इसी नदी पर निर्भर है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए, फ़िशिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन नदी में उतना बहाव या उतना जल नहीं रह पाता है कि वो आपको राउंड द ईयर ही समर्थन दे सके। ये तीसरी बड़ी नदी है, तीसरी लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है अफ्रीका की? नाइल। दूसरी, और वो कितनी है? लगभग 4100 मील है। दूसरी लंबी नदी कौन सी है? कॉन्गो, वो लगभग 2992 मील है, 2992 मील है। और तीसरी लंबी नदी हमने देखा अभी नाइजर है, ये लगभग 2600 मील लंबी है। ओके, तो ये कारण बनते हैं कि ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन एक रीज़न है कि एग्रीकल्चर उतनी प्रगति नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा तो विश्व भर में कई क्षेत्रों में होता है और इससे तो हम पार पा सकते हैं। मैंने अभी बताया, भारत इसके उपाय ढूंढ रहा है। आपने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत, इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से राजस्थान में पानी पहुंचाया, वहाँ खेती हो रही है। तो क्या समझ में आता है? देखिए, जब हम बात एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की करते हैं तो बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरी होता है कि आप इरिगेशन को डेवलप करें। प्राइवेट प्लेयर ये नहीं करेगा, गवर्नमेंट प्लेयर को ही ये करना पड़ेगा, पब्लिक प्लेयर को। इरिगेशन को डेवलप करें। सीड डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सीड की नस्लें बेहतर करें, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भारत उपयोग करने लगा तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करें,
बिजली वहाँ पर पहुँचाएँ ताकि लोग स्विच ऑन स्विच ऑफ इरिगेशन को उपयोगी बना सकें, यानी कि ट्यूबवेल लगा सकें। फर्टिलाइज़र्स का उपयोग बढ़ाएं और उसमें अगर बम्पर प्रोडक्शन चाहिए तो केमिकल फर्टिलाइज़र साथ में यूज़ करें। अच्छे बाज़ार पैदा करें, मार्केट्स, स्टॉक करने के लिए वेयर हाउसेज होने ज़रूरी हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की अच्छी मार्केटिंग ज़रूरी है। आवागमन के लिए अच्छे ट्रांसपोर्ट के साधन ज़रूरी हैं। सड़कों का साधन होना बहुत ज़रूरी है। फार्मर की एजुकेशन ज़रूरी है, उसे पता होना चाहिए खेती में किस समय में किस तरह के बीज प्रयोग में लाने हैं, कितनी दवा डालनी है, कितनी फर्टिलाइज़र्स डालने हैं, कितने नहीं। ये सब चीज़ों का उपयोग बहुत ज़रूरी है। अब आप अपने मुल्क से जोड़ करके देख लीजिए, भारत से जोड़ करके देख लीजिए। फर्टिलाइज़र्स सब्सिडाइज्ड थे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब्सिडाइज्ड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सरकार की जिम्मेवारी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आपने सुनी होगी। बिजली सरकार की जिम्मेदारी है और उसमें भी आपने देखा होगा किसानों को बिजली माफ़ की बात रहती है ना भी रहे तो सब्सिडाइज्ड रहती है। सीड्स आपको पता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड भारत ने 1962 में इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम IADP के तहत प्रयोग में लाए, जिसके तहत मैक्सिकन वीट प्रयोग में लाया गया। छोटी नस्ल का, बौनी नस्ल का ड्वार्फ पौधा लगाया गया, उससे हरित क्रांति आ गई। तो इन सब क्षेत्रों में आपने देखा होगा बड़े प्रयास सरकार ने किए ना। तो भारत में एग्रीकल्चर का विकास, वो भी कहाँ, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, कोस्टल तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश। कोस्टल तमिलनाडु और कोस्टल आंध्र प्रदेश पैडी की फील्ड में, यानी कि चावल, धान। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी व्हीट की फील्ड में। आपको ग्रीन रेवोल्यूशन मिला, देश के अंदर फूड सिक्योरिटी आई और आपके पास इतनी क्रॉप हुई कि आप भारत भर के तमाम दूसरे क्षेत्रों में जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पर मालगाड़ियों में अनाज भर के पहुँचा दें। अंग्रेज़ों के समय में भारत में बहुत से सूखे, और वो सूखे अकाल में बदल जाते, दुर्भिक्ष में बदल जाते थे, फैमिन। उसका एक बड़ा कारण ये था कि उनकी नीतियों में एक कमी थी कि अनाज को प्रॉपर स्टॉक नहीं किया जाता था, बफर स्टॉक मेंटेन नहीं करते थे, और दूसरा आवागमन के साधन उतने विकसित नहीं थे। तो आज अगर उड़ीसा में, आज अगर तमिलनाडु में या मध्य प्रदेश में सूखा पड़ता है तो कितनी देर की बात है, 24 घंटे से पहले आपकी ट्रेन पंजाब से अनाज ले जा सकती है वहाँ पर। तो बताइए ये सूखा कभी भी फैमिन में बदलेगा? नहीं बदलेगा। फूड सिक्योरिटी होनी ज़रूरी है। भारत सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी फॉलो करती है, PDS, जिसके तहत लोगों के घर में अनाज पहुंचता है जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं। उसमें कई तरह की और डिविजन्स भी की गई हैं। ऐसी सब सुविधाओं के लिए राज्य को आगे आना पड़ता है, स्टेट को लीड करना पड़ता है, और स्टेट तब लीड करेगा जब स्टेट के पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे या रेवेन्यू होंगे। और रेवेन्यू और रिसोर्सेज तब होंगे जब स्टेट पॉलिटिकली खुद स्टेबल होगा। तो स्टेट की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैटर करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी सरकार लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना सकती है। इकोनॉमी की फील्ड में, सोसाइटी की फील्ड में, किसी भी फील्ड में लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत होती हैं। तो ऐसे में हम जिस अफ्रीकी क्षेत्र की आज बात कर रहे हैं वहाँ पर बहुत ही अस्थाई परिस्थितियाँ हैं, बहुत ही अनस्टेबल और टेम्परेरी फॉर्म में रहती हैं गवर्नमेंट्स। रेवेन्यू की भारी कमी है, आमदनी की भारी कमी है। इंटरनेशनल एड या फिर जो इनकी अर्स्टवाइल कॉलोनियल कंट्रीज़ थीं जिन्होंने इनको कंट्रोल कर रखा था, मेजॉरली इस क्षेत्र में डोमिनेंस फ्रेंच कंट्री का था। नाइजर फ्रेंच के अधीन हुआ करता था, मॉरिटानिया फ्रेंच के अधीन था, सेरालोन फ्रेंच के अधीन था। कुछ क्षेत्रों को अगर छोड़ दें जो कि पोर्तुगीज़, ब्रिटेन, इन दोनों के अधीन थे, इसके अलावा अधिकतर सारी कंट्री फ्रांसीसियों के अधीन थी। आइवरी कोस्ट, उसका नाम कोट डी आइवोर ही फ्रेंच नेम है। आई बात समझ में? इसी तरह से बर्किना फासो का फ्रेंच नेम अपर वोल्टा हुआ करता था। बाद में उन्होंने 1980 में अपना नाम बदल के बर्किना फासो किया, जिसका मतलब है द लैंड ऑफ ऑनरेबल पीपल। बर्किना फासो का मतलब है द लैंड ऑफ ऑनरेबल पीपल। तो आपको फ्रांसीसियों की झलक हर जगह मिल जाएगी।
सिर्फ कुछ जगहों को अगर आप छोड़ दें, जैसे गैबोन है, वहाँ पर आपको पुर्तगाली प्रभाव दिख जाएगा। आई बात समझ में? तो कुछ जगहों को छोड़ दें, घाना, गोल्ड कोस्ट, ब्रिटानिया प्रभाव नज़र आ जाएगा। बाकी सब क्षेत्रों में फ्रांसीसी प्रभाव है। इतनी बात क्लियर हुई? तो या तो फ्रांस मदद कर देता है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मिल जाती है, या वर्ल्ड बैंक से मिल जाती है, या WHO के द्वारा मिल जाती है, या विश्व के कोई और संगठन है वो मदद कर देते हैं। लेकिन जब हम ऐसी मदद करते हैं तो हम उस समय में लोगों की जो मौजूदा ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि दवाओं की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, कुछ बुनियादी एसेंशियल गुड्स की ज़रूरत है, उनकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस, किसी भी राज्य के ढांचे में परिवर्तन जिससे कि उसकी अर्थव्यवस्था अपने दम पर चले, ये नहीं कर सकते। बाहरी मदद इसे करने में असमर्थ रहती है, क्योंकि वो मदद हम हमेशा फौरी तौर पर जो समस्याएं पैदा हुई हैं उनको रिजॉल्व करती है। ओके, ऐसे में यहाँ पर बहुत बड़ी चूक है। तो रिसोर्स का एक बहुत बड़ा क्रंच है, इन चीज़ों में निवेश हो ही नहीं पाया, इसीलिए आज वहाँ का समाज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पे ही अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, यानी कि गुजारे लायक खेती। अब जब ये एग्रीकल्चर प्रोग्रेसिव ही नहीं है, ये एग्रीकल्चर सरप्लस है ही नहीं, तो ये एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स का आधार बनेगा ही नहीं। तो ये एग्रीकल्चर ट्रेड एंड कॉमर्स का आधार नहीं बनेगा। और जब ट्रेड एंड कॉमर्स उस लेवल पर इस्टेब्लिश ही नहीं हो रहा है, तो जो भी उस कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, वैल्यू एडिशन उस दर्जे का नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? जब वैल्यू ही नहीं ऐड हो रही है तो वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है, और जब वेल्थ ही नहीं क्रिएट हो रही है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है किसी भी तरह का, तो फिर इंडस्ट्री कहाँ से होगी? और जब इंडस्ट्री ही नहीं हो रही है तो वो रॉ मटेरियल, वो एग्रीकल्चर या वहाँ से मिलने वाले वो मिनरल्स की प्रोसेसिंग कहाँ से होगी? और जब प्रोसेसिंग ही नहीं हो रही है तो फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, इसके लिए फिर वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा है। यानी कि वहाँ पर ये एग्रीकल्चर के सबसिस्टेंस में रहने के कारण ही आप ये देख सकते हैं कि बाकी क्षेत्र भी विकसित नहीं हो पा रहे, बाकी क्षेत्र भी विकसित नहीं हो पा रहे। सरकार के पास सामर्थ्य नहीं है कि वह एग्रीकल्चर को बाईपास करके सीधे बाकी क्षेत्रों का विकास कर दे, क्योंकि वह स्वयं एग्रीकल्चर का ही विकास करने में असमर्थ है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। लोग वहाँ पर खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं अपनी रोज़मर्रा के भोजन के लिए, सिंपली अपनी लाइवलीहुड के लिए। वो एग्रीकल्चर उनके जीवन में परिवर्तन नहीं ला पा रहा, उनके जीवन को बेहतरी की ओर नहीं ले जा पा रहा, उन्हें प्रगति नहीं दे पा रहा है। और जिस समाज में ऐसा हो कि उनका जो मुख्य आधार है रोज़गार का, वही उनके जीवन में प्रगति नहीं ला पाए, परिवर्तन ना ला पाए, तो ऐसे में उस समाज के अंदर कोई अगर ऐसे रिसोर्सेज हों जिन रिसोर्सेज पर कंट्रोल करके जीवन बदल सकता है, बहुत प्रगति मिल सकती है, बहुत धन और वैभव आ सकता है, तो वो रिसोर्सेज बहुत ही हाई प्राइस्ड होते हैं। उन रिसोर्सेज के लिए समाज कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। उन पर कंट्रोल पाना हर किसी का स्वप्न होता है। तो इसीलिए इन कंट्रीज़ में ये जो मैंने हर कंट्री से जुड़े हुए मिनरल्स बताए, ये मिनरल्स बहुत ही हाई प्राइस्ड हैं उस कंट्री के अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए, और इन्हीं मिनरल्स के लिए वहाँ पर सही मायने में जंग चलती है, फाइट होती है। यानी कि वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और फाइट्स का रीज़न क्या होता है? कैप्चर करना। किसे कैप्चर करना? मिनरल वेल्थ को। इसके लिए अगर आप सेरा लोन की कहानी ले लें तो वो बड़ी खूबसूरत है। खूबसूरत इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। देखिए कौन से व्यक्ति ने कितनी देर शासन किया, कौन सी वहाँ पर पहली राष्ट्रपति बनी महिला, कौन सा युद्ध कितने समय तक चला, क्या ये हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है? क्या ये आपको याद रहेगा भी? नहीं। इसलिए मैंने लेक्चर में उन चीज़ों को उठाया ही नहीं
कितने समय से कितने समय तक 1963 से 1993 तक आइवरी कोस्ट में तानाशाही शासन रहा, मुझे लगता नहीं कि इस इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है। हमें क्या सीखना है, लेक्चर का आधार वो चीज़ें बनेंगी। आई बात समझ में? तो मैं आपको अनड्यू चीज़ें नहीं बताऊंगा कि किस बार लॉर्ड चार्ल्स टेलर का रूल कितने समय तक रहा। मैंने अपने लिए इसे पढ़ा है, ये अलग बात है, क्योंकि मुझे आप तक वो लाना था जो आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन लेक्चर में मैं उसे हिस्सा बनाऊँ ये ज़रूरी नहीं है। लेक्चर में हम उन चीज़ों को हिस्सा बनाएंगे जिसके लिए ऑथर ने ये टॉपिक बनाया है, जो हमें सीखना है। इसलिए अनड्यू चीज़ों पर मैं फोकस नहीं करूँगा, इस बात को आप याद रखिएगा। कौन सा मुल्क अपनी कॉलोनियल शक्ति से कब आज़ाद हुआ, 1975 में, 1960 में, 1967 में, ये जानकारी आपके मतलब की नहीं है। ओके, चलिए, तो अब मेन कहानी आती कि कैप्चर करना है मिनरल वेल्थ को। सेरालोन का पूर्वी इलाका ये विश्व प्रख्यात है डायमंड के लिए, यहाँ से डायमंड निकलता है। ओके, अंगोला एक मुल्क है अफ्रीका का, वो भी डायमंड के लिए बहुत फेमस है। भारत में मध्य प्रदेश और पन्ना भी डायमंड के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, मैंने तो नहीं देखी, पर मुझे लगता है आपने देखी होगी। KGF देखी है? कोलार गोल्ड फील्ड, दो पार्ट आ गए उसके, क्या बताते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड क्यों नाम रख दिया? नाम कुछ और भी रख सकते थे, पर शायद वहाँ का समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, माफिया, सरकारें, देश की सरकार, उसके नियम कानून उसी गोल्ड मिनरल के आसपास घूम रहे थे। सब कुछ उसी के इर्द गिर्द था। तो देखिए, आपके जैसे मुल्क के पास भी इतना मैटर तो है कि उस मूवी के 2 पार्ट आ गए। जो आपने उस मूवी में देखा, जो वायलेंस आपने देखा, जो गैंगस्टर्स उभरते हुए आपने देखे, जो देश की नीतियाँ और उनकी नीतियों में आए परिवर्तनों के कारण उस गोल्ड फील्ड में आए परिवर्तनों को आपने देखा। बस दुनिया भर में ऐसी चीज़ें हुई हैं, आप इतना ध्यान रखिए। आई बात समझ में? अगर हर कल्चर में चले जाएंगे तो ऐसे कई वारलॉर्ड, ऐसे कई हीरोज़, कई माफिया, कई स्मगलर्स, कई गैंगस्टर्स आपको मिलेंगे। चीज़ें जब नरम होती हैं, कानून जब नरम होते हैं, तो बहुत सी कहानियाँ बनती हैं। जैसे एक कहानी हाजी मस्तान की थी, जिसे आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में देखा। एक ऐसा स्मगलर जो ये कहता है कि मैं हर उस चीज़ का धंधा करता हूँ जिसे सरकार मना करती है, पर उसका नहीं जिसे ज़मीर मना करता है ना। यानी कि वो ड्रग्स का धंधा नहीं करता, पर टीवी, इलेक्ट्रॉनिक, कैमराज, मोबाइल तो उस समय में नहीं थे, जो भी चीज़ें हैं वो उनकी स्मगलिंग करता था, पैसा कमाता था। तो ऐसी ही चीज़ें दुनिया भर में हैं। भारत में जिन टॉपिक्स पर मूवी बनी है, ऐसे इश्यूज़ वहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये जो डायमंड है, ये प्रीशियस है, इसको आप कैप्चर करना चाहते हैं। देश में जिसकी सरकार है, सरकार जन कल्याणकारी है ही नहीं, वो जन कल्याण के लिए खर्चा नहीं कर रही है। तो सरकार में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस देश में जो संसाधन हैं, अपने साथ किसी भी एक मिलिट्री ग्रुप को या मिलिशिया को साथ जोड़िए, स्वयं की सरकार बनाइए, या तो जो पहले की सरकार है उसको उपदस्त कर दीजिए, सत्ता पलट कर दीजिए, कू कर दीजिए, और जिस मिलिट्री ने कू किया है उसकी सपोर्ट में आकर के अपनी सरकार बना लीजिए। मुद्दा सरकार में बने रहने का ये है कि अपने निजी उपयोग के लिए, निजी लाभ के लिए आप उन खजानों को, उन मिनरल्स को कैप्चर करिए और दुनिया भर में उसे बेचिए और पैसा कमाइए। ऐसे में वहाँ पर रह रहे अलग अलग समुदाय ये मानने लग जाते हैं कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके मेंबर